शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू विद्या फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननद नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में ज़रूर बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है कि ससुराल वालों से वे 2 गज नहीं पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती है। और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्योहार नहीं है, ना ही घर में किसी की सालगिरह, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गई थी। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था। घर की बहू आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती है। हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी अलग। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था। इसलिए विद्या लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी का काम भी विद्या को ही करना था। मदद कराने भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा, आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी भी बोली, अरे इतना सहूर तो खुद ही को होना चाहिए, पर इससे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है, यहाँ तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है। हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार तो विद्या को लगा कि जवाब दे दे कि अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तब तो सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो यही नंद थी जो उस दिन भी उसे सहूर सिखा रही थी। और ये अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं। कड़ाके की ठंड में वह तो गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ देने में सबकी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियाँ धोनी पड़ती है। क्या उन सब के लिए गीज़र लगा रखा है? खैर, अपनी बात को अपने मन ही मन रखकर विद्या वापस रसोई में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ा आई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननद मनोहारी कर करके उन्हें खिलाने लगी। मनोहारी के नाम पर ज़बरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफ़ी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनोहारी कर करके अपनी बेटी, बहन और भांजी को खाना परोस रही थी। और फिर वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसी जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गए, पर ननद और नंदोई अभी भी वहीं थे। अभी विद्या का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने विद्या को आवाज़ लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी ननद के लिए भी बांध देना, वहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। विद्या ने खाने के बर्तन खोलकर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था, पर अब अम्मा जी बोल चुकी थी तो थोड़ा बहुत तो
खाना पैक करना ही था, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है क्या? या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिया? अम्मा जी की बात सुनकर विद्या बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा ही नहीं, ख़त्म हो गया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, ख़त्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी ख़त्म नहीं होता था। इतने में अम्मा की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें विद्या ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही अम्मा के माथे पर सिलवट आ गई और विद्या को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया और बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना, निकाल कर अलग रख दिया। अरे घर की बहू वह होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी? चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर विद्या हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। विद्या देखती ही रह गई और अम्मा जी ने वह थाली भी साफ कर पैक करके दे दी। जब तक विद्या पूरी तरह से होश में आती तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर विद्या उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना ख़त्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोर बेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। इतने में पीछे से विद्या आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने विद्या को रोक कर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगा कर खा रही हो। उनकी बात सुनकर विद्या ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनोहर के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से तो नहीं हूँ। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे हैं और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया, कहकर विद्या अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे। आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना। मनोहार और बर्बादी का फ़र्क नहीं पता तुम्हें? खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं है। कितना खाना तुमने मनोहर के नाम पर बर्बाद कर दिया। ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना ज़रूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा? खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना ही नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल ही नहीं पाई।
वह दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते हैं तो खुद बाबूजी रसोई में जाकर ज़रूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनोहर के नाम पर खाना कूड़े में ना फेंकने देते। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।